कल जो हम बात कर रहे थे वो कल हमने बात की थी कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग की जो इसको अफेक्ट करते हैं, जो स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की उनको इफेक्ट करते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो कुछ एक जो हमारा फैक्टर था जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, जिसको हम कह रहे थे कि सब वो कंसंट्रेशन है। और इस कंसंट्रेशन पर हम बात करते हैं कि ये किस तरह से इफेक्ट करता है आपके स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को। ठीक है, तो उस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे और उसके बाद हम अपना एक आज का जो नया टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो कंसंट्रेशन किस तरीके से अफेक्ट करता है, तो जैसा कि मैं आपको कल बता रहा था कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में है तो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा बजाय गैशियस फॉर्म के। अगर वो गैशियस फॉर्म में है तो वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाएगा, लेकिन अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वहां पे वो बनाएगा। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब भी वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास होंगे। ठीक है ना। और जो हम कह रहे हैं कि सब मेटल और लिगेंड के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी। और खास बात क्या है कि अगर हम इस सॉलिड को अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दें, मान लीजिए कि हम यहाँ पर वाटर लें और इस सॉलिड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इसमें डिसॉल्व करेंगे या इसको डाइल्यूट करेंगे, पहले से हमारे पास में कोई लिक्विड कंपाउंड है और उसको हम यहाँ पर वाटर मिला करके क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। ठीक है ना। तो या तो हम उसको डाइल्यूट करें और या फिर हम उसको डिसॉल्व करें, तो दोनों ही केसेस के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है या वो कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में भी और ऐसी स्थिति में भी, दोनों ही स्थिति के अंदर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वो डिक्रीज क्यों हुई? क्योंकि देखो जब हम सॉलिड से इसका वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाएंगे, इसके जो कंपाउंड्स में जो मेटल और लिगेंड्स के बीच के जो बॉन्ड है वो क्या होंगे, इफेक्ट होंगे और वो दूर दूर जाने लगेंगे। और दूर दूर जाने लगेंगे जब इसको डिसॉल्व करेंगे तो जो अट्रैक्शन फोर्स है जो मेटल लिगेंड के बीच में बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो दूर दूर हो जाएगा, वो कम हो जाएगा और यहाँ पर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से जब हमने यहाँ पर लिक्विड लिया हुआ है लेकिन ये सांद्र सॉल्यूशन है और इसमें हम वाटर मिला करके इसको डाइल्यूट करेंगे, तब भी आप देखोगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर इनकी दूरी बढ़ जाती है और वहां पर भी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर आप लेते हो तो कई बार ऐसा भी देखा गया कि वो डिफरेंट कलर का होगा, डाइल्यूट जब हो जाएगा या डिसोशिएट हो जाएगा तो वो डिफरेंट कलर का हो जाता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे अगर हम एक सब्सटेंस के एग्जाम्पल को देखें कि मान लीजिए कि आपने एक कंपाउंड लिया, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, इसका नाम अगर आप फटाफट से बता दो तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं भी बता रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को इसका नाम बता देता हूँ। तो इसका नाम होगा, क्योंकि इसमें देखो वाटर है 5 जिसको आप एक्वा बोलते हो और ये है क्लोरो, तो सी जो है वो बाद में आता है, एक्वा पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, पेंटा एक्वो। एक क्लोरीन है सो क्लोरो और क्रोमियम। और क्योंकि ये जो क्रोमियम है ये कैसा है, पॉजिटिव है, जिसमें ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये एक नेगेटिव माइनस आयन कंट्रीब्यूशन देने वाला लिगेंड है और इसके ऊपर +2 अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे +3 रहा होगा, तो क्रोमियम जो है वो थर्ड स्टेट में होगा। तो अगर हम इस कंपाउंड की यहाँ पर बात करें तो ये कंपाउंड जो है जब हम इसको वाटर के साथ में ट्रीट करते हैं, जब हमने इसको वाटर के साथ में ट्रीट किया तो वाटर के साथ में ट्रीट करने पर क्या होगा, वाटर जो है वो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, इस क्लोरीन को बाहर कर देगा और वाटर खुद जो है उसके अंदर आ जाएगा। तो जो हमारे पास में कंपाउंड बनेगा वो क्या कंपाउंड बनेगा, जो हमारे पास में वाटर के मॉलिक्यूल 5 थे, अब एक इसके साथ में डिसॉल्व होने के बाद में ये इसको 6 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में वाटर जो है वो 5 की जगह 6 हो जाते हैं और ये वही क्या रहेगा, 3+, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस वाला जो
हमारा क्लोरो ग्रुप है लिगेंड है वो निकल गया, इस वजह से जो इस क्रोमियम के पास में 3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वही ऑक्सीडेशन स्टेट इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है वो बाहर निकल जाता है। अगर आप इसको देखो तो ये ग्रीन कलर का शो होता है, ये जो पेंटा एक्वा क्लोरो क्रोमियम 3 जो है वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो या डाइल्यूट करते हो तो उस समय आप देखोगे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो गया, और सॉरी, और अगर कलर इसका चेंज हो गया है तो इसका मतलब कि ये कंपाउंड भी चेंज हो गया। तो उससे हमें पता चलता है कि जब हम इसकी डाइल्यूशन करते हैं तो ये डाइल्यूशन करने पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर में आ जाता है। तो इसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी, दोनों की स्टेबिलिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो डाइल्यूशन करने पर ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा और ये कम स्टेबल कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म करेगा। तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हो जहां पर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को इफेक्ट करती है। तो ये सारे के सारे हमारे फैक्टर्स थे जो हमने कुछ कल स्टडी किए, कुछ ये जो एक लास्ट था वो हमने आज देखा है, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हमारे एक डिफरेंट, जिसको हम बोलेंगे कि टॉपिक की, और वो टॉपिक जो है एक बार मैं इसको डिलीट कर दूं अगर ये हो जाए तो, बहुत सारा मटेरियल इस पर आ चुका है। ओके, तो ये हमारे पास में आज का हमारा नया टॉपिक जो है वो अब हम स्टार्ट करते हैं, और वो टॉपिक है हमारा कि ये जो स्टेबिलिटी हमने यहाँ पर पढ़ी अब से पहले, जिसके हमने बहुत सारे फैक्टर्स भी देखे और जो हमने कंपोजिशन पढ़ी, इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करें या डिटरमाइन करें, ठीक है ना। सो determination of stability constant, stability constant, अलग अलग सब्सटेंसेस की जो स्टेबिलिटी है उसको किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, किस तरीके से एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम इस स्टेबिलिटी कांस्टेंट को या जो कॉम्प्लेक्स की जो कंपोजिशन है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वो मेथड्स आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कुछ मेथड्स तो हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी को लेकर के कि स्टेबिलिटी किस तरीके से हम डिटरमाइन करें, और कुछ मेथड्स हम पढ़ेंगे इसके जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन को लेकर के कि कंपोजिशन किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की क्या होती है वो हम स्टडी करेंगे। तो ये दो चीज हमारी मेन रहेंगी आज। तो पहला जो हमारा मेथड है मेथड है वो है हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिटरमाइन करने का, और जिसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। कितने लोग जानते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बारे में? अगर आप स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हो या नाम सुना है तो आप प्लीज मुझे जरा बताओ, ताकि अगर आप नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड एक्चुअली होता क्या है। फिर हम उसको देखेंगे कि किस तरीके से स्टेबिलिटी कांस्टेंट को निकालने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। तो ये देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप नहीं बता पा रहे हो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने अब तक स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम आई डोंट नो सुना है या नहीं सुना है, ठीक है ना। स्पेक्ट्रो, आप लोगों ने सुना है स्पेक्ट्रोस्कोपी? नहीं सुना? चलो खैर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता देता हूं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। एक्चुअली कोई भी कंपाउंड, मान लीजिए कि अगर आपके पास में ये कोई कंपाउंड है और इस कंपाउंड पर
अगर आप लाइट जो है उसको पास करो या लाइट इम्पार्ट करो, लाइट डालो, तो लाइट यहाँ पर 3 तरीके से बिहेव करेगी। पहला तरीका ये है कि वो पूरी की पूरी लाइट जो है वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी इस लाइट हम इसके ऊपर डालेंगे वो सारी की सारी लाइट क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और अगर ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमें पता है कि वो ब्लैक कलर का आपको दिखाई देगा। दूसरा तरीका ये है कि एब्जॉर्ब कुछ क्वांटिटी में एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ क्वांटिटी के अंदर क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है ना, तो ट्रांसमिशन हो गया। और तीसरा तरीका क्या है इसका, कि इसने कुछ क्वांटिटी में एब्जॉर्ब कर ली, कुछ क्वांटिटी में ट्रांसमिट कर दी और कुछ क्वांटिटी में वापस क्या कर दी, रिफ्लेक्ट कर दी। ठीक है ना, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमारे बड़े काम की चीज, ये जो इमिट हुई है लाइट, ये जो इमिट हुई है ना, ये हमारे लिए बहुत काम की है कि इसी इमिटेड लाइट को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो जो हमने आपने क्वांटम नंबर्स में कुछ स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा होगा, कुछ सीरीज के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइमन सीरीज के बारे में, वार्मर सीरीज के बारे में, पाशियन सीरीज के बारे में पढ़ा है कि नहीं? ये बहुत सारी सीरीज आप लोगों ने, पैकेट सीरीज के बारे में, फंड सीरीज के बारे में, ठीक है ना। तो ये सीरीज में आप क्या देखते थे कि n1 इक्वल्स टू क्या होता था, वो 0 हो सकता है, n2 इक्वल्स टू क्या होता था 1। इसका मतलब क्या है कि ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी शेल के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है, और ट्रांसमिट हो रहा है तो आपको पता है कि जब ये इस एनर्जी, ये न्यूक्लियस है और ये इसका फर्स्ट शेल है, ये इसका सेकंड शेल है, जब ये अपने हायर शेल में जाएगा तो ये इसके लिए अनस्टेबल शेल होता है, और जब ये वापस अपने पेरेंट सेल में आता है या अपने ग्राउंड स्टेट में आता है एक्साइटेड स्टेट से, तो कुछ एनर्जी को इमिट करता हुआ आता है। अब वो जो एनर्जी इमिट हो रही है वही एनर्जी को हम स्टडी करते हैं कि वो एनर्जी कैसी है। ठीक है ना, तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स है, एक्चुअली उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है ना, तो ये एक शब्द से बना हुआ है स्पेक्ट्रो। एक है आपका फोटोमेट्रिक। अब फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है ना, तो इस लाइट की वजह से जो स्पेक्ट्रम्स हमारे पास में आते हैं या ग्राफ हमारे पास में आते हैं, इसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड बोलते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि जब भी कोई भी कंपाउंड हो वैसे तो, लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर जब भी आप किसी लाइट को डालोगे, मान लीजिए कि ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है ना, और इसके ऊपर आपने इस व्हाइट लाइट को इम्पार्ट किया। अब व्हाइट लाइट को जब आप इम्पार्ट करोगे तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। एक चीज तो इसके अंदर है मेटल और एक चीज है इसके अंदर लिगेंड। तो ज्यादातर कंपाउंड्स क्या करते हैं, जब आप उस पर लाइट डालते हो तो जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स आयन ही इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा। जो इंडिविजुअल मेटल और लिगेंड्स हैं, ये जो मेटल इसके पास में है और हमारे पास में जो लिगेंड है, ये मेटल आयन और लिगेंड इस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते। तो मैंने आपसे कहा कि जो भी आपके पास में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इंडिविजुअल मेटल और इंडिविजुअल लिगेंड लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ऐसा ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस के केस में होता है। तो यहाँ पर एक स्पेक्ट्रल रूल्स हैं स्पेक्ट्रोग्राफी के। ठीक है ना, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के रूल्स क्या है, एक रूल है बेयर्स लॉ और एक लॉ है लैम्बर्ट लॉ। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आप लोगों को यहां बता देता हूं कि दोनों लॉ क्या है, बहुत ब्रीफ में, क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक लॉ मेथड है ये बेयर्स लॉ को फॉलो करता है। अब ये बेयर्स लॉ एक्चुअली क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि ये जो सब्सटेंस था जिस पर आपने यहां पर लाइट पास की थी, ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस लाइट जो एब्जॉर्ब कर रहा है ये किस बात पर डिपेंड करता है। तो देखो, जब भी आप इस पर लाइट डालोगे तो पहली चीज तो ये है कि ये जो लाइट आपने पास की है इसकी इंटेंसिटी क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। दूसरा ये चीज डिपेंड करेगा कि ये जो सब्सटेंस आपने लिया हुआ है इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, गैसियस फॉर्म में हो सकता है, सभी फॉर्म्स में आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हो। तो ये तो डिपेंड करता है एक तो लाइट की इंटेंसिटी पर, दूसरा डिपेंड करता है कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है। एक और चीज पे ये डिपेंड करता है जिसको हम बोलते हैं कि कितनी देर तक लाइट के कांटेक्ट में ये रहा। तो अगर मान लीजिए कि ये आपने कोई सैंपल ट्यूब ली हुई है और इस सैंपल ट्यूब में आपने क्या भरा हुआ है, वो सब्सटेंस भरा हुआ है, और इस पर आपने लाइट यहां से पास की, तो जब ये यहां से यहां निकलेगा तो इतनी दूरी तक ये लाइट के कांटेक्ट में रहा। अब ये जब लाइट के कांटेक्ट में इतनी देर रहेगा तो जो भी इस लाइट को हमने यहाँ पास किया है, लाइट के कांटेक्ट में यहाँ पर रहेगा, तो लाइट को किसी ना किसी तरह से इफेक्ट करेगा। तो निकलने वाली लाइट जो होगी वो एक अलग टाइप की होगी जो हमने इम्पार्ट लाइट की है उससे। ठीक है, तो ये हमारी इम्पार्टेड लाइट है, ये हमारी ट्रांसमिटेड लाइट है। लेकिन मान लीजिए कि आपने एक ट्यूब लिया, सैंपल ट्यूब, और वो लिया ऐसा, वो सैंपल ट्यूब है लंबा, ये सैंपल ट्यूब था सिर्फ इतना, और ये सैंपल ट्यूब था इतना लंबा, और इसके अंदर भी आपने वही सेम सब्सटेंस आपने फिल कर दिया, और यहां से आपने वही लाइट पास की, वही इम्पार्टेड लाइट ये यहाँ पर है, और यहां से जब ये निकली तो ये आपकी ट्रांसमिटेड लाइट थी। जब ये यहाँ पर इतनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, तो सोचो सब्सटेंस हमारा सेम है, लाइट हमने हमने जो इसके ऊपर इम्पार्ट की है वो सेम है। यहाँ पर डिफरेंस किस चीज का है? पहला तो ये है कि ये एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो वहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स उस कंपाउंड के होंगे, लाइट के कांटेक्ट में ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे तो लाइट को ज्यादा इफेक्ट करेंगे, तो ट्रांसमिटेड लाइट अलग तरह की होगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड की जगह डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे दूर दूर, लाइट से जब हम उसको पास करेंगे तो वो दूर दूर मॉलिक्यूल्स लाइट को जिस तरह से इफेक्ट करेंगे, तो ये जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो एक डिफरेंट तरीके की होगी। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का एक समझ में आ गया। दूसरा ये है कि ये लेंथ पर डिपेंड करता है, जो सैंपल सेल है उसकी लेंथ कितनी है, सेल की जो लेंथ है वो कितनी है, सैंपल सेल की लेंथ। अब इस पर डिपेंड कर रहा है कि ये इतने साइज का है, छोटे साइज का, ये एल डिस्टेंस है, ये इसकी एल डिस्टेंस है। तो इस बात पे डिपेंड करता है क्योंकि जितनी ज्यादा देर तक ये उस कंपाउंड के कांटेक्ट में रहेगा उतना ही ज्यादा उस कांटेक्ट को इफेक्ट करेगा। यहाँ पर कम देर तक रहेगा और यहाँ नीचे वाले केस में ज्यादा देर तक रहेगा। तो बेयर्स लॉ और लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है वो मैं आपको यहाँ पर नटशेल में आप बता देता हूँ, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो बेयर्स लॉ डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे, कि वो जो इम्पार्टेड लाइट है वो किस तरह के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ में कांटेक्ट में आई। और जो ये जो लैम्बर्ट लॉ है ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर, कि हमने जो लाइट इम्पार्ट की है उसके ऊपर वो किस इंटेंसिटी की थी। तो हमारा मेन जो मकसद है वो यहाँ पर सिर्फ इस चीज को स्टडी करने का है। दूसरी जो हमारे पास में एक टॉपिक जब हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी को, तब इन दोनों लॉज को थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और इनके लिए जो डेरिवेशंस हैं उन पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ इस पर करने वाले हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड से हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट को किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर एक ब्रीफ आइडिया दे दिया जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक रूल्स हैं हमारे पास में उनका। तो ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड है वो बेयर्स लॉ को फॉलो करता है, और बेयर्स लॉ को फॉलो करता है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा और लेंथ पर डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है उस पर थोड़ी सी मैं बात करता हूँ, या एब्जॉर्बेंस। ऑप्टिकल डेंसिटी को हम एब्जॉर्बेंस भी बोलते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर किसी सब्सटेंस के ऊपर जब लाइट पास की है तो वो ऑप्टिकली, ये लाइट पास कर रही है तो आप ऑप्टिक्स में पढ़ते हो सारी की सारी लाइट का नेचर को, ठीक है ना। तो कितना डेंस वो सब्सटेंस है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कैसा वो सब्सटेंस है, तो वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है। हर चीज की कुछ ना कुछ डेंसिटी होती है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है ना। और एब्जॉर्बेंस का मतलब क्या हुआ कि उसने कितना उस लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो डेंस होगी तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल डेंसिटी और एब्जॉर्बेंस दोनों एक ही चीज है। या तो आप क्या लिखोगे, ऑप्टिकल ऑप्टिकल डेंसिटी, और या फिर आप क्या लिखोगे, एब्जॉर्बेंस एब्जॉर्बेंस, है ना। ये दोनों चीजें क्या है, सेम है।
और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से। ये जो ए है इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कई बार हम बोलते हैं एब्जॉर्बेंस, कई बार इसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। अब इसके लिए एक फॉर्मूला दिया जो बेयर्स लॉ के अकॉर्डिंग है, वो है एप्सिलॉन सी एल। अब ये एप्सिलॉन क्या है? ये ई नहीं है, एप्सिलॉन है। इसे हम बोलते हैं मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। ये एक तरह का कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। तो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा लिख देता हूं कि ये जो एप्सिलॉन की जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। ये जो C है यहां पर, ये क्या है? ये है हमारे पास में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स हमने लिया है जिस पर हमने लाइट पास की थी, ठीक है ना? ये जो लाइट पास की थी यहाँ पे, ये जो सब्सटेंस है इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, या ये जो हमने लिया हुआ है इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ठीक है? इसके बाद में हमारे पास में एक और चीज यहां पर है, उसको हम बोल रहे हैं एल। और ये एल क्या है? ये जो एल है ये क्या है? ये है लेंथ, लेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन सेल। ये जो सेल हमने लिया हुआ है इस सेल की लेंथ, ये जो सेल हमने लिया था इस सेल की लेंथ कितनी है ये। तो अगर ये तीनों चीजें हमारे पास में हो, एप्सिलॉन की वैल्यू जो मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट है, कॉन्सेंट्रेशन वो जो सब्सटेंस हमने लिया है, वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने लिया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, और ये जो सैंपल ट्यूब हमने लिया है, जो एब्जॉर्प्शन सेल हमने लिया है जिससे हम लाइट पास कर रहे हैं इसको अंदर जो है रख करके, उसकी लेंथ क्या है। इन तीन चीजों पर ये डिपेंड करता है। तो अब इन तीन चीजों को इस मेथड से अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हम क्या बता सकते हैं? हम इसकी स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। तो देखो, जब भी आप किसी मेटल आयन को सॉरी किसी कॉम्प्लेक्स को लाइट जब पास करते हो तो एक तरह का ग्राफ, आप यहाँ पर, मैं आपको ग्राफ से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है? उससे थोड़ा सा आप लोगों को और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ये आपका मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है। ये वाला जो एक्सिस है आपका वाई एक्सिस, ये आपकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, ठीक है? ये जो आपके पास में एक्स एक्सिस है, ये है आपके पास में वेवलेंथ, वेव लेंथ। तो देखो, करते हम उसमें क्या है, उस पर थोड़ी सी बात हम यहाँ पर अपनी कंसंट्रेट करते हैं, वो ये। तो मैंने आपको अभी जैसे थोड़ी सी देर पहले बताया था कि हम क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं और उसके ऊपर लाइट पास करते हैं। अब उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर दो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। क्या कि ये जो मेटल है इसके ऊपर कोई भी चार्ज रहा हो, मान लीजिए कि हम यहाँ पर 2+ चार्ज इसको कर देते हैं और एक लिगेंड जो है उसकी इसके साथ में रिएक्शन करा देते हैं, तो ये ML इस टाइप का एक लिगेंड, एक कंपाउंड फॉर्म करेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है ना? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किस बात पे डिपेंड करता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ये कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, ये कॉम्प्लेक्स आयन कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि मेटल कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इस बात पे ये डिपेंड नहीं करता। क्योंकि ज्यादातर कॉम्प्लेक्स आयन पर जब आप लाइट पास करते हो तो सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ना कि सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ देखें, ऐसा नहीं है कि ये करता नहीं है, करता है, लेकिन ज्यादातर कौन कर देगा? ये जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन है ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो इसके लिए ग्राफ जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, वो ग्राफ मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसा आता है। ये जो ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, ये है आपके पास में ग्राफ किसका? जो
कॉम्प्लेक्स आयन है, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, ये ग्राफ इस तरीके से एब्जॉर्ब करेगा, मतलब आएगा। और जो सिर्फ ये जो मेटल आयन है, ये जो मेटल आयन है, ये कैसा ग्राफ देगा या कैसी एब्जॉर्प्शन देगा, उस पर हम थोड़ी बात करते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन देगा कुछ ऐसी। तो ये इससे टच हो जाएगा, ठीक है ना, और ये यहाँ तक चलेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू, ये जो मैक्सिमा आपको मिल रहा है, ये मैक्सिमा मिल रहा है किसकी वजह से? इस मेटल कॉम्प्लेक्स आयन की वजह से मिल रहा है। ये जो सॉलिड लाइन है, और ये जो डॉटेड लाइन आप लोग देख रहे हो, ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो, ठीक है ना, ये डॉटेड लाइन क्या दिखा रही है? ये दिखा रही है आपकी जो आपके पास में मेटल आयन है उसकी एब्जॉर्प्शन। तो देखो एब्जॉर्प्शन किसने ज्यादा किया है? इस मेटल कॉम्प्लेक्स ने ज्यादा एब्जॉर्प्शन किया है, और इस मेटल आयन ने जो एब्जॉर्प्शन किया है वो क्या किया है? कम एब्जॉर्प्शन किया है। ठीक है, तो ये आपको इससे थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब हम इस को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं और कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो हमारे पास स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसको हम निकाल पाए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इस के बारे में बताया कि यहाँ जो मेटल है, ये इस लिगेंड के साथ में एक रिएक्शन को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि मेटल आयन लिगेंड के साथ में रिएक्शन करके और इस टाइप का कोई एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है। आप लोगों ने, जब मैंने अभी इससे पहले थोड़े दिन पहले बात की थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो वो आप लोगों को मालूम होगा, याद होगी। तो क्योंकि यहाँ पर इस मेटल आयन और इस लिगेंड से मिलकर के ये बन रहा है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? फॉर्मेशन कांस्टेंट। मेटल आयन और लिगेंड से मिलकर के ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बना है, ये आप फॉर्मेशन कांस्टेंट निकाल सकते हो और उसको हम बोलेंगे के एफ। और ये जो के एफ है, ये आप देख रहे हो कि जो एब्जॉर्प्शन है इस सॉल्यूशन के अंदर, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो तकरीबन 550 मिली माइक्रोन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसको हम मेजर कर लेते हैं कि ये किस वेवलेंथ पर मेजर कर रहा है, ठीक है ना। और फिर हम के एफ को, ये जो के एफ है, इसको निकालने की कोशिश इसमें करते हैं। तो इसमें हमारे पास में अगर हम वैल्यू को देखें तो दो तरह की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो होगी, क्योंकि हमने बताया था ना कि अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या था? हमारे पास फॉर्मूला था एब्जॉर्प्टिविटी इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी एल। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन, दो तरह की कॉन्सेंट्रेशन आपको देखने को मिल रही है। एक तो ये मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन और एक लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन। इसको कैसे निकालेंगे वो मैथमेटिकली मैं आपको बताता हूं कि इसको हम कैसे लिखते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल हम कैसे बताएंगे कि एक तो वो डिपेंड करेगा मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे कि मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, और दूसरी चीज वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि ये जो लिगेंड जब इसके साथ में कांटेक्ट में आ गया, तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बना है मेटल के साथ में, इसकी कॉन्सेंट्रेट। तो इन दोनों की पास में कितनी क्वांटिटी में मेटल है, तो आप इससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे तो आप उसको Cl लिखोगे, और उसको आप किस किस से निकाल सकते हो? उसको आप निकाल सकते हो एक तो लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन, लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरी है आपके पास में ये जो मेटल कॉम्प्लेक्स बन गया है, इस मेटल कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरीके से ये दो कॉन्सेंट्रेशंस जो हैं वो आप निकाल सकते हो और दे सकते हो, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर इस के लिए ये जो हमने यहाँ पे ये जो इक्वेशन ये जो रिएक्शन देखी है, ये वाली रिएक्शन, ये जो रिएक्शन देखी है, इसके लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं के एफ, जो मैं लिखना भूल गया इससे पहले,
उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट की एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है, Ml2+ अपॉन रिएक्टेंट क्या है, ये मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन, सॉरी मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन और लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन। तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे मेटल की कॉन्सेंट्रेशन और लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपके पास में फॉर्मूला है KF। इसको आप इक्वेशन 1 मान लेते हो, इसको आप इक्वेशन 2 मान लेते हो, इसको आप इक्वेशन 3 मान लेते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर आपके पास में आ गई तो हमारे पास में जो फॉर्मूला था, कौन सा हमारे पास फॉर्मूला था ना अभी एब्जॉर्प्टिविटी का, तो एब्जॉर्प्टिविटी इक्वल्स टू क्या थी, एप्सिलॉन Cl। ठीक है ना, जो हमने दिया था किससे, क्या है बियर्स लॉ से, है बेटा। तो ये KF क्या है? बेटा फॉर्मेशन कांस्टेंट है, ये जो मेटल आयन और लिगेंड के मिलने से जो ये मेटल कॉम्प्लेक्स आयन बना है, इसके लिए हमने एक कांस्टेंट निकाला है, फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है सर। ओके। मैंने आपको लास्ट उसमें भी बताया था कि अगर आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो वहां पे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं, फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालते हैं, तो वहीं से हमने इस फार्मूले को निकाला है। ठीक है, सो ये जो फार्मूला है, अब इसके अंदर आप वैल्यू रख दो। अब ये एप्सिलॉन की जो वैल्यू है, ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, ठीक है ना, ये किसके लिए, ये जो मेटल लिगेंड की जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉम्प्लेक्स आयन इसकी, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी किसकी, वो भी किसकी, ये जो हमारे पास में मेटल कॉम्प्लेक्स आयन बना है इसकी। ठीक है ना, और लेंथ लेंथ ही रहेगी। तो इस फॉर्मूले को अगर हम मॉडिफाई करके लिखें तो मॉडिफाई करके हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको A इक्वल्स टू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू किसके लिए, जो हमारे पास में मेटल कॉम्प्लेक्स है उसके लिए, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, और कॉन्सेंट्रेशन किसकी, कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसकी। तो ये फार्मूला हमारे पास में निकल करके आ जाता है और इसको हम इक्वेशन 4 बोल देते हैं। अब ये जो इक्वेशन 4 की जो वैल्यू है, ये जो A है, इस इससे हम एक चीज और निकाल सकते हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। ये जो हमारे पास में ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बना है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी Ml2+ की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू A अपॉन, इस वैल्यू को आप इधर नीचे लेके चले जाओगे तो ये हो जाएगी आपकी एप्सिलॉन इसकी Ml2+ की अपॉन मल्टीप्लाइड बाय L। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हमारे पास में ये आ गई। अब ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास में 5, ठीक है ना, इसमें ये जो Ml2+ जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे पास में है या कॉम्प्लेक्स आयन कंपाउंड है, उसकी वैल्यू को यहां पुट कर दो। कहां पे, ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास में 2 और 3, ये जो इक्वेशन है हमारे पास में 2 और 3, इसमें पुट कर दो, क्योंकि देखो इसमें ये जो टर्म है वो काम आई है, ये टर्म काम आई है। इस टर्म की जगह क्या टर्म लिख दोगे, ये वाली टर्म लिख दोगे, तो आपके पास में जो फार्मूला आएगा या वो जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास में इक्वेशन आएगी, मैं वापस यहाँ पर वही फॉर्म लिख रहा हूँ। Cm की जो वैल्यू है वो है आपके पास में M मेटल की कॉन्सेंट्रेशन और जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन। इसके लिए आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, M2+ जो है इसकी निकाल सकते हो, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी Cm, ये इधर चला जाएगा है ना, ये अच्छा सॉरी ये प्लस, ये इधर चला जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, -2+। ठीक है ना, और ये जो वैल्यू है Ml2+ की वो आप इस वाले फॉर्मूले से रख सकते हो। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में Cm माइनस A अपॉन एप्सिलॉन
Ml2 प्लस 10, ठीक है ना। ये आपके पास में आ गया M2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ये आपके पास में एक इक्वेशन हो गई जिसको हम इक्वेशन 6 का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन हमारे पास में जो आई है इसको मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, ठीक। नेक्स्ट, अगर एक इक्वेशन आपके पास में और थी, वो इक्वेशन क्या थी, जिसमें आपने लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन निकाली थी। ये लिगेंड की जो कॉन्सेंट्रेशन है, और लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, वो थी आपकी एक्टिव, और ये आपके पास में Ml2 प्लस। अब इससे आप जब आप निकालते हो तो ये जो लिगेंड है इसकी कॉन्सेंट्रेशन आप निकालो, और ये हो जाएगा Cl माइनस, ये इस तरफ पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा Ml प्लस, ये इस तरह से, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो Ml2 प्लस है इसकी वैल्यू ये वाली रख दो आप यहाँ पे, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी इक्वल्स टू Cl माइनस A अपॉन एप्सिलॉन Ml2 प्लस, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन हमारे पास में आ गई, ये 7। तो अब देखो हमारे पास में जो Kf की इक्वेशन थी, वो Kf की इक्वेशन क्या थी, अभी बताई थी ना, ये ये Kf की इक्वेशन है। हमें स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालना था ना। अब ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट एक ही बात है, ये वैल्यू निकालनी थी। अब हमें इसमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इसमें जो Ml2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, हमें चाहिए इसमें मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन, हमें चाहिए इसमें लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन। ये तीनों कॉन्सेंट्रेशन हमें चाहिए, और ये जो इक्वेशंस हमने निकाली हैं, चाहे वो हमारे पास में इक्वेशन 5 हो, दिस वन, या हमारे पास इक्वेशन 6 हो, या हमारे पास इक्वेशन 7 हो, इन तीनों इक्वेशंस में आप यहां देखोगे कि Kf की जो वैल्यू है, Kf का जो था वो क्या थी, वो ये थी। इससे हम Kf की वैल्यू निकाल सकते हैं, और यहां पर आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, और इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। इन तीनों की वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हो, तो जो Kf की वैल्यू आएगी आपके पास में वो क्या आ जाएगी, ये Ml2 प्लस की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है आपके पास A अपॉन एप्सिलॉन Ml2 प्लस मल्टीप्लाइड बाय L अपॉन M2 प्लस जो मेटल आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या आई है, वो आई है हमारे पास में Cm माइनस A अपॉन एप्सिलॉन Ml2 प्लस के लिए, और ये L, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय दिस L की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो लिगेंड है इसकी कॉन्सेंट्रेशन आप यहां से ले लो, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी Cl माइनस एप्सिलॉन Ml2 प्लस। तो ये इक्वेशन आपके पास में आ गई, जिससे आप इस स्टेबिलिटी कांस्टेंट को निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इस मेथड को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, बाय विच यू कैन डिटरमाइन द फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को सभी को समझ में आ गया कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो इस मेथड से कैसे आप निकाल सकते हो। क्या हुआ, किसी को समझ में नहीं आया क्या? रश्मि, तनु, संजना, कोमल,
प्रिया, शिवानी, तान्या, आ गया समझ में बेटा? मेरी आवाज आ भी रही है या नहीं? हेलो? सर कुछ कुछ आ गया, कुछ कुछ नहीं। अच्छा, कुछ कुछ आया, कुछ कुछ नहीं। ओके, कोई बात नहीं। कहाँ से समझ में नहीं आया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे पास में स्पेक्ट्रो, फटाफट से 2 मिनट में आप लोगों को वापस से समझा देता हूं मैं। देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो है, पहला तो ये है कि ये बियर्स लॉ पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये वाली बात तो आप लोगों को सबको समझ में आ गई। बियर्स लॉ, लैम्बर्ट लॉ क्या है वो मैंने आपको समझा दिया, तो उस पर ज्यादा भी कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत भी नहीं है। बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि बियर्स लॉ जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए जो एब्जॉर्प्टिविटी की जो वैल्यू है, ये जो एब्जॉर्प्टिविटी की जो वैल्यू है, ये होगी आपकी A इक्वल्स टू एप्सिलॉन C और L, जिसमें एप्सिलॉन जो है वो आपका मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट है, C जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, और L जो है वो जो एब्जॉर्प्शन सेल आपने जो लिया है, ये जो सेल आप ले रहे हो जिसके अंदर से इसको पास करोगे लाइट को, उसकी लेंथ। ये वाली चीज तो समझ में आ गई सबको यहां तक? आ गया? आगे चले? यस सर। ओके, आगे बेटा, मैंने आपको यहाँ पर ग्राफ के थ्रू ये समझाने की कोशिश की है कि जो मेटल कॉम्प्लेक्स आयन है, वो मेटल कॉम्प्लेक्स आयन आपका किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, कि ये आपके पास में कोई एक मेटल है, ठीक है ना? ये आपके पास में कोई मेटल है, ये आपके पास कोई लिगेंड है। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो एक मेटल और लिगेंड से बना हुआ क्या बनाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन, ये क्या है? लिगेंड। ये क्या है? ये आपके पास है मेटल आयन। ठीक है, तो मेटल आयन की रिएक्शन जब आपने किसी लिगेंड के साथ में की तो ये कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म हुआ है। तो वही मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ठीक बात? अब हमारे पास में क्या है? अब हमारे पास में ये है कि ये जो रिएक्शन हुई है, इसमें जब लाइट हम इससे पास करेंगे तो होगा क्या? तो देखो, ये जो डॉटेड लाइन से आप लोगों को नीचे दिख रहा है, ये मेटल आयन जो है वो एब्जॉर्प्शन कर रहा है, और ये जो आपको सॉलिड लाइन से ये जो चीज दिखाई दे रही है, ये मेटल कॉम्प्लेक्स आयन जो ये बना है, ये एब्जॉर्प्शन कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था कि मेटल आयन जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं करता या कम करता है, मेन जो एब्जॉर्प्शन है वो मेटल कॉम्प्लेक्स की होती है। ठीक है ना? तो ये आपके पास में कॉम्प्लेक्स जो आयन है वो एब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया इसका। अब हम आगे चलते हैं इसकी डेरिवेशन पे। तो डेरिवेशन को मैंने आपको बताया कि जब हम इस रिएक्शन के लिए जब मैं यहाँ पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालूंगा तो उसकी वैल्यू होगी Kf, और Kf की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। अब प्रोडक्ट की रिएक्टिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है? Ml2 प्लस की एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट की एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है? मेटल आयन की एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन और लिगेंड की एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमारे पास में स्टेबिलिटी कांस्टेंट के लिए क्या आ गया? एक फॉर्मूला आ गया। अब हमारे को क्या चीज चाहिए? हमारे को चाहिए यहाँ पे कि हमको इसके बारे में पता हो कि ये वैल्यू कितनी है, हमको इसके बारे में पता हो कि इसकी वैल्यू कितनी है, हमें इसके बारे में पता हो कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो ये तीनों की तीनों वैल्यू अगर आपको पता हो तो Kf की वैल्यू को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो बस उसी कैलकुलेशन को करने के लिए हमने यहाँ पर ये किया। तो मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी कि मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन और जो मेटल और लिगेंड्स से बना हुआ जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसमें भी मेटल प्रेजेंट है, तो इसको भी हमने दोनों को जोड़ लिया तो मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। ये समझ में आ गया? जब लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो जो हमारे पास प्योर लिगेंड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन और जो मेटल और लिगेंड से कॉम्प्लेक्स आयन बना है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों को आप जोड़ लोगे तो आपके पास में लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। तो Cm और Cl की वैल्यू आपके पास में आ गई। ये हमारे को पता है पियर्स लॉ से कि A इक्वल्स टू एप्सिलॉन C लेंथ होती है Cl। तो इसको अब आप यहाँ पर पुट करोगे तो हमने यहाँ पर
वैल्यू कैलकुलेट की, तो देखो हमने यहाँ पर A इक्वल्स टू एप्सिलन, किसका? एप्सिलन है जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसका, L को हमने एज इट इज लिख दिया, और कॉन्सेंट्रेशन इसकी क्या है? वही जो हमने यहाँ पर इस उसमें लिख दी है। ठीक है, अब इस वैल्यू से इसको अगर हम इस तरफ लिख के जाए तो A अपॉन ये एप्सिलन L हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास में कैलकुलेट होकर के आ गई। ऐसे ही आपने फिर